हाय फ्रेंड्स, दिस इज अप्रूव राव। आज हम लोग मशीन डिज़ाइन का एक टॉपिक समझेंगे, डिज़ाइन अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोड। फ्लक्चुएटिंग लोड वो लोड होता है जो टाइम के साथ वेरी कर रहा होता है। तो इसको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मैं एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे स्ट्रेस को प्लॉट करता हूँ। सो दिस इज द डायग्राम फॉर द फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस। यहाँ पे ये दो लिमिट्स के बीच में वेरी कर रहा है, सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम। तो हम तीन पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहला है मीन स्ट्रेस, जो कि होता है द एवरेज ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी कि सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिन बाय 2। सेकंड पैरामीटर है एम्पलीट्यूड स्ट्रेस, यानी कि सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम बाय 2। एंड द थर्ड टर्म इज स्ट्रेस रेशियो, व्हिच इज द रेशियो ऑफ द मिनिमम स्ट्रेस टू maximum stress. Okay, now there are two other cases of fluctuating stress. Second case is repeated stress. Repeated stress में जो हमारा minimum stress होता है उसकी वैल्यू होती है 0। आप देख सकते हैं यहाँ minimum वैल्यू जो है वो 0 है और ये maximum stress है। So according to our formula, stress amplitude और mean stress दोनों इक्वल हो जाएंगे, which will be equal to sigma max by 2. Okay, and the third case is completely reversed stress. In case of completely reversed stress, sigma mean is equals to 0. completely reversed stress में जो स्ट्रेस होता है वो 0 के ऊपर और नीचे इक्वली वेरी करता है, यानी कि 0 के ऊपर सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू जो होगी 0 के नीचे वही सिग्मा मिनिमम की वैल्यू होगी। तो सिग्मा मैक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा मिन and the stress amplitude will be equal to sigma max. So इस केस में mean stress जो होता है वो 0 होता है। अब हम लोग समझते हैं कि फ्लक्चुएटिंग लोड की वजह से किसी कंपोनेंट में किस टाइप का फेलियर होता है। सो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस की वजह से कोई कंपोनेंट जो है वो फटीग में फेल होता है। अब ये फटीग क्या होता है? अगर किसी कंपोनेंट में मैं फ्लक्चुएटिंग लोड लगा रहा हूँ तो वो कंपोनेंट अल्टीमेट स्ट्रेस के पहले ही फेल हो जाता है, एंड दिस फेलियर इज नोन एज फटीग फेलियर। अगर हम लोग इसका एग्जांपल समझें तो प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम लोगों ने बचपन में इसका देखा हुआ है। अगर हमको किसी वायर को तोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग दो डायरेक्शन में बार बार मोड़ते जाते हैं, यानी कि हम लोग उस पर फ्लक्चुएटिंग लोड लगा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अल्टीमेट स्ट्रेस के पहले ही बहुत कम स्ट्रेस पे फेल हो जाता है। सो दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ फटीग फेलियर। नाउ फटीग फेलियर समझने के लिए हम लोगों को दो टर्म समझने पड़ेंगे, एंड्योरेंस लिमिट और फटीग लाइफ। सो एंड्योरेंस लिमिट क्या है? एंड्योरेंस लिमिट वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू का कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस कोई कंपोनेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स तक सस्टेन कर सकता है। यानी कि अगर किसी कंपोनेंट की एंड्योरेंस लिमिट 200 मेगापास्कल है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपोनेंट में अगर मैं 200 मेगापास्कल का कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस लगाऊं तो वो कंपोनेंट जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स तक फेल नहीं होगा। अब चूंकि हम लोग किसी मटेरियल को इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोडिंग तक टेस्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम लोग एक फाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स को कंसीडर करते हैं टू कैलकुलेट द एंड्योरेंस लिमिट ऑफ अ मटेरियल, और वो साइकिल की लिमिट होती है 10⁻⁶ साइकिल्स। यानी कि अगर मैं किसी कंपोनेंट में कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस लगा रहा हूं और वो स्ट्रेस 10⁻⁶ साइकिल तक सस्टेन कर लेता है मटेरियल, तो वो स्ट्रेस जो है उस मटेरियल का एंड्योरेंस लिमिट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज फटीग लाइफ। अब फटीग लाइफ क्या होता है? मान लो मैं किसी कंपोनेंट में 300 मेगापास्कल का स्ट्रेस लगा रहा हूं, तो 300 मेगापास्कल का स्ट्रेस वो कंपोनेंट जितने नंबर ऑफ लोडिंग तक सह पाएगा, यानी कि जितने नंबर ऑफ लोडिंग तक उस पर फेलियर नहीं होगा, वो उसकी फटीग लाइफ होगी। अब ये फटीग लाइफ जो है इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेसेस। आप उस पर किस लेवल का स्ट्रेस लगा रहे हैं, और आप उस पर फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस लगा रहे हैं या रिवर्स स्ट्रेस लगा रहे हैं या रिपीटेड स्ट्रेस लगा रहे हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि उसकी फटीग लाइफ क्या होगी। अब हम लोग देखते हैं किसी कंपोनेंट को फटीग फेलियर के लिए कैसे डिजाइन किया जाता है। तो फटीग फेलियर के लिए किसी कंपोनेंट को हम लोग दो अलग अलग केसेस में डिजाइन करेंगे। फर्स्ट केस है कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस का।
यानी अगर किसी कंपोनेंट में कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस लग रहा है, यानी कि मीन स्ट्रेस जो है 0 है, तो उस केस में भी हम लोग दो तरीके से कंपोनेंट को डिजाइन कर सकते हैं। फर्स्ट केस फॉर इनफाइनाइट लाइफ एंड द सेकंड केस इज फॉर फाइनाइट लाइफ। फॉर इनफाइनाइट लाइफ जो डिजाइन का क्राइटेरिया होता है वो होता है एंड्योरेंस लिमिट, एंड फॉर फाइनाइट लाइफ हम लोग यूज करते हैं एसएन कर्व। द सेकंड केस इज फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, यानी कि अगर किसी कंपोनेंट में फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस लग रहा है तो मैं उस कंपोनेंट को कैसे डिजाइन करूंगा। उस कंपोनेंट को डिजाइन करने के लिए हमारे पास तीन क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट वन इज गर्बर पैराबोला, सेकंड वन इज सोडरबर्ग लाइन एंड थर्ड वन इज गुडमैन लाइन। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे कि हर केस में किसी कंपोनेंट को कैसे डिजाइन किया जाता है। तो सबसे पहला केस हम लोग देखते हैं कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस फॉर इनफाइनाइट लाइफ, यानी कि हमारे कंपोनेंट में जो स्ट्रेस है वो कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस है और हम उसको डिजाइन कर रहे हैं इनफाइनाइट लाइफ के लिए। तो इन केसेस में हम लोग दो फॉर्मूले यूज करते हैं, सिग्मा a is equals to se upon fos and tau a is equals to sse upon fos, यानी कि ये केस है बेंडिंग का और ये केस है टॉर्शन का। अब se और sse क्या है? se और sse ये है करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट। अब यहाँ हम लोग एक टर्म यूज कर रहे हैं करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट। तो करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट क्या है? किसी भी कंपोनेंट का एंड्योरेंस लिमिट जब हम लोग निकालते हैं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू तो हम लोग एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन कंसीडर करते हैं, बट प्रैक्टिकली जो कंपोनेंट होते हैं उनके शेप्स, साइज, इन सब की वजह से स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को अकाउंट में लेना जरूरी होता है, जिसकी वजह से हम कई सारे पैरामीटर्स जो हैं एंड्योरेंस लिमिट में मल्टीप्लाई करके करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट निकालते हैं। तो गेट में अगर आप लोगों को डायरेक्ट करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट की वैल्यू दी है तो आप वो कंसीडर करेंगे, और अगर आपको एंड्योरेंस लिमिट ऑफ स्पेसिमेन दिया है और बहुत सारे पैरामीटर्स दिए हैं तो आप उस एंड्योरेंस लिमिट में सारे पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई करके पहले करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट निकालेंगे और फिर इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। यहाँ FOS जो है वो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब SE जो है वो बेंडिंग के केस में एंड्योरेंस लिमिट होता है, और अगर हम लोगों को शियर के केस में एंड्योरेंस लिमिट निकालनी है तो हम ये दो फॉर्मूले यूज करते हैं। SSE is equals to 0.5 SE according to maximum shear stress theory and SSE is equals to 0.577 SE according to distortion energy theory. So case 2 हम लोग देखेंगे completely reverse stress for finite life, यानी कंपोनेंट में स्ट्रेस लग रहा है completely reverse और इसको हम लोग डिजाइन कर रहे हैं फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स। अब इस केस को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एसएन कर्व। एसएन कर्व जो है वो एक लॉगरिथमिक कर्व होता है जो बनता है एस और एन के बीच में, एस यानी कि स्ट्रेस एंड एन यानी कि नंबर ऑफ साइकिल्स। सो दिस इज अ टिपिकल एसएन कर्व फॉर स्टील, जहां पे एक्स एक्सिस पे हम लोग लेते हैं log n बेस 10 और y एक्सिस पे हम लोग लेते हैं log s बेस 10, और ये जो है एसएन कर्व। अब अगर मैं इस कर्व की इक्वेशन निकालूं, अगर मैं इस कर्व की इक्वेशन को लिख लूं और उस लाइन पे अगर मेरे को किसी भी पॉइंट पे एक वैल्यू दी हुई है s या n में से, तो दूसरी वैल्यू जो है वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अब वो दो पॉइंट्स जो उस कर्व को डिफाइन करेंगे वो कौन से होते हैं? पहला पॉइंट जो होता है एट 10⁶ साइकिल्स s की वैल्यू क्या होगी? se। जैसा कि हम लोगों ने एंड्योरेंस लिमिट के डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि एंड्योरेंस लिमिट का लिमिटिंग साइकिल क्या होता है? 10⁶ साइकिल्स। सो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों को मिलता है 10⁶ साइकिल्स पे log se बेस 10, और सेकंड पॉइंट जो होगा वो 10⁻³ साइकिल्स में मिलेगा। अब अगर आपको 10⁻³ साइकिल्स पे लिमिटिंग स्ट्रेस दिया हुआ है तो आप वो वैल्यू लेंगे, और अगर कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, आपको SUT दिया हुआ है, तो 10⁻³ साइकिल में मैं log 0.9 SUT कंसीडर करता हूं। अब एक बार मुझे ये दो पॉइंट मिल गए तो मैं इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लूंगा और उस स्ट्रेट लाइन पे 10⁻³ या 10⁻6 साइकिल्स के बीच में किसी भी पॉइंट पे मुझे या तो s या तो n में से कोई एक वैल्यू दी हुई है तो मैं दूसरी वैल्यू जो है उस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकता हूं। अब इसे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे।
सो इस एग्जांपल में हम लोगों को सिग्मा ए की वैल्यू दी हुई है 100 मेगापास्कल। चूंकि ये कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस है इसलिए सिग्मा एम जो होगा वो होगा 0। हम लोगों को करेक्टेड एंडुरेंस लिमिट दिया हुआ है 70 मेगापास्कल जो कि होगा एट 10⁶ साइकिल्स पे। एट 10⁻³ साइकिल्स हम लोगों को एस की वैल्यू दी हुई है 490 मेगापास्कल और हम लोगों को 100 मेगापास्कल पे नंबर ऑफ फटीग साइकिल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एसएन कर्व को ड्रॉ करेंगे। सो दिस विल बी द एसएन कर्व फॉर दिस एग्जांपल। यहां पे हम लोगों ने एट 10⁻³ साइकिल्स जो है y की वैल्यू ली हुई है log 490 बेस 10। एट 10⁻6 साइकिल्स हम लोग लेंगे log 70 बेस 10 और हम लोगों को log 100 बेस 10 पे n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन की यानी कि इस पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। तो इस लाइन पे हमें दो पॉइंट्स पता है, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। तो उन पॉइंट्स का मैं कोऑर्डिनेट लिख लेता हूं। पॉइंट 1 का x कोऑर्डिनेट क्या होगा 3, y कोऑर्डिनेट क्या होगा log 490 बेस 10। पॉइंट 2 का x कोऑर्डिनेट क्या होगा 6 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा log 70 बेस 10। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 विल बी इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो मैं वैल्यू को पुट कर देता हूं y माइनस log 490 बेस 10 डिवाइडेड बाय log 70 बेस 10 माइनस log 490 बेस 10। This will be equal to x minus 3 divided by 6 minus 3। अब एक बार मुझे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल गई तो इस स्ट्रेट लाइन में मैं किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू या किसी भी y की वैल्यू के लिए x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। तो यहां हम लोगों को y की वैल्यू दी हुई है log 100 बेस 10। y इक्वल्स टू हम लोगों को दिया है log 100 बेस 10। तो इस y की वैल्यू को मैं अगर यहां पुट करूं तो मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 5.4501 which will be equal to log n base 10। और यहां से अगर आप n की वैल्यू निकालोगे तो इट विल बी 281914 cycles। So this is your final answer। तो नेक्स्ट केस यानी कि केस 3 हम कंसीडर करते हैं फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस का। नाउ इन दिस केस सिग्मा m इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि हम लोगों को सिग्मा a की वैल्यू भी मिलेगी और सिग्मा m की वैल्यू भी मिलेगी। तो इस केस में कंपोनेंट को डिजाइन करने के लिए हम लोग तीन अलग-अलग क्राइटेरिया यूज करते हैं, गर्बर पैराबोला, सोडरबर्ग लाइन एंड गुडमैन लाइन। अब ये लाइंस कैसे बनती हैं तो इसको समझने के लिए हम लोग इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ डायग्राम में x एक्सिस में मैं प्लॉट करूंगा सिग्मा m और y एक्सिस में मैं प्लॉट करूंगा सिग्मा a। ना अगर सिग्मा a 0 है यानी कि y की कोई वैल्यू नहीं दी है, सिग्मा a 0 है तो ये केस होगा स्टैटिक स्ट्रेस का। और स्टैटिक स्ट्रेस के केसेस में अगर डक्टाइल मटेरियल है तो मेरा फेलियर का क्राइटेरिया होगा SYT और ब्रिटल मटेरियल है तो फेलियर का क्राइटेरिया होगा SUT। तो इस एक्सिस पे मैं SYT और SUT प्लॉट कर देता हूं। नेक्स्ट अगर सिग्मा m 0 है तो वो केस होगा कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस का। और हम लोग पहले ही देख चुके हैं कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस में डिजाइन का क्राइटेरिया क्या होता है एंड्योरेंस स्ट्रेस। तो यहां हम लोग ले लेते हैं ऐसे, ये ऐसी जो है ये करेक्टेड एंड्योरेंस स्ट्रेस है। ओके, नाउ सोडरबर्ग लाइन जो है उसमें हम लोग SE और SYT को मिलाते हैं और ये जो रीजन आता है ये मेरा होता है सेफ रीजन और कोई भी वैल्यू जो इस रीजन के बाहर होगी उसको मैं कंसीडर करूंगा फेल्ड रीजन। ठीक है, वैसे ही गुडमैन लाइन में हम लोग मिलाते हैं SE को SUT से और इस
रीजन के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो होगी सेफ वैल्यू, और उसके बाहर जो भी वैल्यू होगी वो होगी फेल्ड वैल्यू। और वैसे ही गर्बर पैराबोला होता है, जो एक पैराबोला होता है, बाकी की दो स्ट्रेट लाइंस है, ये पैराबोला है, इसमें हम लोग ऐसी को मिलाते हैं एसयूटी से। नाउ अगर हम लोग इक्वेशन लिखे हैं, फर्स्ट इक्वेशन हम लोग लिखते हैं सोडरबर्ग लाइन की, ये इक्वेशन होगी x by a plus y by b is equals to 1 के फॉर्मेट में, जहां a और b क्या है, x और y के इंटरसेक्ट्स। तो अगर मैं यहां पे देखूं सिग्मा m डिवाइडेड बाय सोडरबर्ग लाइन में x इंटरसेप्ट क्या है, सिग्मा m का इंटरसेप्ट क्या है, syt, तो इट विल बी सिग्मा m अपॉन syt प्लस सिग्मा a अपॉन यहां का इंटरसेप्ट क्या है, se, तो इट विल बी se, दिस विल बी इक्वल टू 1। अगर हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन FOS, तो ये हो जाएगा मेरा सोडरबर्ग लाइन। ओके, नेक्स्ट होगा गुडमैन लाइन। तो गुडमैन लाइन में सिग्मा m का इंटरसेप्ट क्या है, SUT, तो इट विल बिकम सिग्मा m अपॉन SUT प्लस सिग्मा a अपॉन SE इज इक्वल टू 1 अपॉन FOS। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गर्बर पैराबोला। गर्बर पैराबोला में दिस विल बिकम सिग्मा m अपॉन SUT होल स्क्वायर प्लस सिग्मा a अपॉन SE इज इक्वल टू 1। और अगर आप FOS कंसीडर कर रहे हो तो यहां पे हो जाएगा FOS into sigma m upon SUT whole square plus FOS into sigma a upon SE is equal to 1। सो ये तीन इक्वेशन है सोडरबर्ग, गुडमैन और गर्बर पैराबोला की। इन इक्वेशंस के थ्रू हम लोग किसी भी कंपोनेंट के किसी भी सिचुएशन में FOS की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को गेट के एग्जाम में कोई क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है तो आप वो क्राइटेरिया, वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया यूज करोगे, और अगर आप लोगों को कोई भी क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप बाय डिफॉल्ट जो है, अगर डक्टाइल मटेरियल है तो सोडरबर्ग लाइन यूज करोगे, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल के लिए जो वैल्यू होती है, क्राइटेरिया होता है, वो होता है यील्ड का, तो आप सोडरबर्ग यूज करोगे। अगर ब्रिटल मटेरियल है तो आप गुडमैन लाइन यूज करोगे। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। नाउ इस क्वेश्चन में हम लोगों को SUT की वैल्यू दी हुई है 600 मेगापास्कल, SYT की वैल्यू दी हुई है 450 मेगापास्कल, करेक्टेड एंड्योरेंस स्ट्रेंथ यानी SE की वैल्यू दी हुई है 270 मेगापास्कल, मैक्सिमम स्ट्रेस दिया है 100 मेगापास्कल और मिनिमम स्ट्रेस दिया है 40 मेगापास्कल। तो सबसे पहले हम लोग सिग्मा m और सिग्मा a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सिग्मा m विल बी इक्वल टू क्या, सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 100 plus 40 by 2 is equals to 70 megapascal, and sigma a will be equal to sigma max minus sigma min divided by 2, यानी 100 minus 40 by 2, this will be equal to 30 megapascal। अब एक बार हम लोग को सिग्मा m और सिग्मा a की वैल्यू मिल गई तो हम लोग डिफरेंट क्राइटेरिया के फॉर्मूला यूज करके FOS की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे सोडरबर्ग लाइन। सोडरबर्ग लाइन का इक्वेशन क्या होगा, सिग्मा m अपॉन SYT प्लस सिग्मा a अपॉन SE इज इक्वल्स टू 1 अपॉन FOS। FOS को मैं n लिख लेता हूं, तो इट विल बी 1 बाय n। सिग्मा m की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की 70, SYT की वैल्यू दी हुई है 450, सिग्मा a की वैल्यू है ये 30 और SE यानी करेक्टेड एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है 270। दिस विल बी इक्वल टू 1 बाय n। तो यहां से n की वैल्यू क्या आएगी, 3.75। सो दिस इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अकॉर्डिंग टू सोडरबर्ग क्राइटेरिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गुडमैन क्राइटेरिया। सो गुडमैन लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इट विल बी सिग्मा m अपॉन SUT
प्लस सिग्मा ए अपॉन एसई इक्वल टू 1/n। तो सिग्मा एम क्या है 70, so this will be 70/600 plus 30 divided by 270 equals to 1/n। Now according to this n की वैल्यू क्या होगी 4.39। So this is the factor of safety in case of Goodman criteria। थर्ड क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे गर्बर पैराबोला। सो गर्बर पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, इट विल बी सिग्मा m इंटू n अपॉन s ut का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा a इंटू n अपॉन se विल बी इक्वल टू 1। यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। सिग्मा m होगा 70, तो इट विल बी 70n अपॉन 600 प्लस दिस विल बी स्क्वायर प्लस 30n अपॉन 270, दिस विल बी इक्वल टू 1। अब यहां से अगर हम लोग n की वैल्यू कैलकुलेट करें तो आएगा 5.41। सो दिस इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अकॉर्डिंग टू गर्बर पैराबोला। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनी क्राइटेरिया। नाउ अगर आप लोग इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो आप लोगों को दिखेगा कि इन तीन क्राइटेरिया में सबसे कंजर्वेटिव क्राइटेरिया कौन सा है, सोडरबर्ग। क्योंकि अगर आप देखें तो उसमें सेफ रीजन जो है वो सबसे छोटा है, यहाँ पे फेल होने की संभावना सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए कंजर्वेटिव सबसे कंजर्वेटिव क्राइटेरिया कौन सा है, सोडरबर्ग लाइन। उसके बाद उससे थोड़ा कम कंजर्वेटिव है गुडमैन और सबसे कम कंजर्वेटिव है गर्बर पैराबोला, क्योंकि उसमें सेफ रीजन ज्यादा है और फेलियर रीजन जो है वो सबसे कम है। सो दिस वाज ऑल फॉर डिजाइन अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हमारे और वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, विच इज गेट मेंटर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैकेनिकल मतलब गेट मेंटर।